तो आपको हमारा लास्ट टॉपिक ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सर नहीं समझ में आया सर। अब ये कौन बोला? सर सर मैं इधर, सर इधर। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में? सर क्या करता सर, नहीं समझ में आया सर ओम्स लॉ ठीक से। अरे इतनी अच्छी तरह से तो समझाया था, दुकानदार, टॉफ़ी, चॉकलेट सब कुछ करके, तब भी समझ में नहीं आया? सर आप तो इंजीनियर हैं ना सर, आप तो अच्छे से प्रैक्टिकली भी समझा सकते हैं, तब शायद आपको लाइक और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिले। ओह अच्छा ऐसा है। इंजीनियर वाली बात पर समझाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मार्केट में इतनी इज्जत मिलती नहीं है। क्या सर आप भी ना। चलो तो अब चुपचाप बैठकर सुनो और देखो मैं कैसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अरे आप लोग भी हैं, मैं तो स्वागत करना ही भूल गया। तो आइए फिर से स्वागत है आपका G+ क्लासेस में। आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे ओम्स लॉ कैसे प्रूफ किया जाता है और हमारे ओम साहब ने क्या कहा था। तो ओम्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया था वो तो आपने पिछली क्लास में देख लिया था ना, कि आप भी। अच्छा तो पार्ट 7 आप ज़रूर देख लीजिए फिर से, और स्टेटमेंट जैसे जैसे है वो नोट डाउन करके आइए। तो उन्होंने कहा था कि वोल्टेज बढ़ाने पे किसी कंडक्टर के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस हम देखेंगे कि करंट भी बढ़ रहा है, और इस सब मामलों में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, थोड़ा आइए नज़दीक से समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल्स देख सकते हैं रेजिस्टेंसेस के। ये कुछ नॉर्मल साइज़ के रेजिस्टेंसेस हैं, ये कुछ उससे थोड़े ज़्यादा वाटेज के रेजिस्टेंसेस हैं, और इससे भी थोड़े बड़े बड़े रेजिस्टेंस होते हैं, और इससे भी बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी होते हैं जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप के सर्किट में यूज़ किए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये देख लीजिए साइज़ कंपैरिजन के लिए मैंने आपको दिखाया है। ये एक छोटा रेजिस्टेंस, ये इससे थोड़ा बड़ा, और ये उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस। यहाँ पर 10 वाट का एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस मैंने आपके लिए तोड़ा ताकि आपको मैं अंदर दिखा सकूँ कि क्या यूज़ होता है। आप देखिएगा कि एक कॉइल है, कॉइल टाइप का आकृति लेते हुए इसमें वायर को लपेटा गया है, ठीक है। ये लपेटा इसलिए गया है ताकि हम इतने ही से एरिया में इतना लंबा वायर फिट कर सकें, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ रहे होंगे कि हम जब भी रेजिस्टेंस का नाम लेते हैं तो एक मटेरियल होता है जिसका वायर लपेटा जाता है। ये मटेरियल इसमें क्या है, नाइक्रोम है। यही मटेरियल यूज़ किया जाता है आपके हीटर में, जो आप कॉइल देखते होंगे। तो यहाँ पर भी आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है। ये कुछ 3-4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। आप ऐसा कोई सर्किट देखे होंगे, कोई चीज़ आपने अगर कभी गलती से खुला हुआ देखा होगा कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में, या फिर कहीं कुछ आपका टूटा होगा, तो आपने इन सब चीज़ों को देखा होगा। यही सारे आपके क्या रेजिस्टेंसेस हैं। या आप मोबाइल चार्जर के सर्किट में भी देख सकते हैं एक बड़ा सा रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो जहाँ तक बात अगर एसएमडी कंपोनेंट्स की जाए, क्योंकि हमें आजकल देख रहे हैं मोबाइल छोटे होते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स छोटे होते जा रहे हैं, तो हम रेजिस्टेंस भी बहुत बड़े बड़े यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं R34, R32, आप मेरे पेन के टिप से कंपेयर कर सकते हैं कि ये जैसे R65 कितना छोटा रेजिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है आजकल के सर्किट्स में। तो आपने रेजिस्टेंस समझ लिया, तरह तरह के रेजिस्टेंसेस देखे भी, तो जैसे कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सर्किट समझ लेते हैं, तो वो अगर आपके दिमाग में है और आपने अगर लास्ट लेक्चर अभी देखा है तो आप देख ही रहे होंगे हमारा सर्किट। तो मैं यहाँ पे एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में सर्किट कुछ इस प्रकार से बना था, जहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस था, और ये वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई था, और ये अमीटर था जिससे करंट नापते थे, और यहाँ पे लोड के अक्रॉस में वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज नापते थे। और उसके बाद हमने ड्रॉ किया था वोल्टेज और करंट के बीच में रीडिंग्स, और ली थी V/I की रेशियो, और एक ग्राफ भी देखा था जो कि लीनियर आया था। तो आज देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में कैसा होता है। तो हम यूज़ करने वाले हैं आज एक मल्टीमीटर को, जो कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस सब कुछ नाप सकता है, और एक वेरिएबल पावर सप्लाई को, जो कि वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होगा हमारा। इस केस में हमने बैटरी यूज़ किया था। तो चलिए सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम इसे ऑन करते हैं तो 1.2 वोल्ट्स आपको शो कर रहा होगा, और जैसे जैसे मैं इस
पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखिएगा धीरे धीरे वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैं इसको ओवरऑल 30+ तक लेके जा सकता हूँ और 32 वोल्ट मैक्सिमम इसका लगभग आउटपुट आता है, और फिर मैं इसको डिक्रीज़ कर सकता हूँ ऑलमोस्ट 1 वोल्ट तक। वैसे तो ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस भी यूज़ करके दिखा सकता हूँ, चाहे तो ये कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस भी यूज़ करके दिखा सकता हूँ, पर इन सब में उतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने चुना है कि मैं इस लैम्प का यूज़ करूँ। यह भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि इसमें यूज़ किया हुआ फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है वो भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो हम इसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे कैसे, तो हमने जो कल मेथड पढ़ा था ओम्स लॉ में, उसी को हम आज प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंटली कि हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं बाय गिविंग वोल्टेज एंड मेजरिंग द करंट थ्रू इट। तो यहाँ पे आप जैसा कि सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक मीटर है जो कि वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे ये एमीटर है। ये दोनों ही रीडिंग वोल्टेज और करंट की एक ही बार में ले लेगा। जो वोल्ट मीटर है हमने इस लैम्प के अक्रॉस लगाया है, और ये एमीटर हमें करंट बताएगा कि ये लैम्प कितना ले रहा है। हम रीडिंग यहाँ पे नोट करते जाएंगे वोल्टेज और करंट के बीच, और यहाँ पे V/I का रेशियो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले ही 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट पे रीडिंग करंट की क्या आती है वो देखेंगे। तो सर्किट को ऑन करते हैं। तो सर्किट को ऑन कर दिया गया है और 5 वोल्ट पे सेट है, और 5 वोल्ट पे करंट की रीडिंग क्या आ रही है 0.3 एम्पियर। तो करंट की रीडिंग हमने नोट कर ली है जो कि थी हमारी 0.3 एम्पियर। अब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, कहाँ 10 वोल्ट तक। और आप अभी करंट की रीडिंग देख सकते हैं लगभग 0.46 हो गया है। तो हमने करंट की रीडिंग 0.46 नोट डाउन कर ली है, और पीछे वाले को भी 0.33 ले लिया है। थोड़ा देखते हैं एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए। अब हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे 15 वोल्ट तक। तो ये लगभग 15 वोल्ट पे आ गया है, और 15 वोल्ट पे हम रीडिंग देख सकते हैं 0.56 हो गया है, 0.56 एम्पियर हो गया है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट 20 वोल्ट के लिए। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, आप शायद लेकिन रिजल्ट्स देख पाइएगा। 20 वोल्ट पे 0.66 आ रहा है, उसको भी जल्दी से हम 0.65 हो गया, तो इसको भी जल्दी से हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब वोल्टेज को डिक्रीज़ कर देते हैं बैक टू, और स्विच ऑफ कर देते हैं। और अब हम कैलकुलेट करेंगे V/I का रेशियो क्या आता है। तो आपने देखा हमने कैसे वोल्टेज और करंट की रीडिंग ली, और वही रीडिंग मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है, और वोल्टेज बाय करंट का रेशियो भी निकाल के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि जो वोल्टेज आया था और करंट आया था जब उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना वैल्यू आ रहा है, और इन सब का वैल्यू थोड़ा वेरिएबल है, इसी वजह से हमने एवरेज लिया है। सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करने पे एवरेज हमारा 23 ओम के आसपास आता है। और जब हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने बताई थी और ओम्स लॉ ने एक्चुअली में बताई थी कि ये तो कांस्टेंट आनी चाहिए थी, जैसे 15 है तो 15 यहाँ पे भी आना चाहिए था, एवरेज भी हमारा 15 ही आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मैंने जब देखा अपने मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मोड में करके, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग 18 ओम के आसपास आ रहा था, यानी जो मैंने लैंप लोड यूज़ किया था उसका रेजिस्टेंस लगभग 18 ओम के आसपास आ रहा था। तो ये ज़्यादा भी क्यों हुआ? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल का बना हुआ टंगस्टन फिलामेंट हमने एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया था। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बल्ब ज़्यादा देर तक जलता रहा उसका रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आता गया। इसी वजह से हमको इंक्रीज़ भी देखने को मिला।
और ये ग्राफ में क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हुआ, इसलिए ग्राफ थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये सारे आइडियल कंडीशन में होते, रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से वेरी नहीं कर रहा होता, तो हमारा ये लाइन एकदम स्ट्रेट होता और ये वैल्यूज़ भी कांस्टेंट होती। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ थोड़ी से इधर उधर होते हैं, पर आइडियल सिचुएशन में हमारा सारा का सारा V/I का रेशियो जो कि हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है वो कांस्टेंट निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ओम साहब ने कहा था कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो आप ये भी प्रैक्टिकली देख लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने में अलग अलग रेजिस्टेंस का कैसा रिएक्शन आता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे चेंज करता है। तो ये है हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू आप देख सकते हैं लगभग 10 ओम का है। तो चलिए इसको गर्म करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसको गर्म करते जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। टेन से ये लगभग 11.5 पे पहुँच गया है, और भी मैं इसको गर्म करूँ तो ये 12 तक भी पहुँच जाएगा। देखिए पहुँच गया। और फिर अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये धीरे धीरे जैसे रूम टेम्परेचर की वजह से फिर से ठंडा होता चला जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे अपने नॉर्मल वैल्यू 10 ओम पे आ जाएगा। तो इसी रीज़न से जो हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है और वो नाइक्रोम मेटल का बना होता है, इसलिए सारे मेटल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। उसी जगह पर बात की जाए एक कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस की, क्योंकि कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस जो होता है कार्बन का बना होता है और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस घटना चाहिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 218 ओम्स है। तो इसको हीट करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो देखिए हीट करने पे इसका टेम्परेचर लगातार गिरना शुरू हो गया है। तो आपने समझा कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। मेटल का पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल्स का नेगेटिव होता है। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, और आज आपको समझ में आया और तुमको समझ में आया? यस सर, अब अच्छे से समझ में आया है सर। देखिएगा अब आपको बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब मिलेंगे सर। अरे देख क्या रहे हो, और जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठोको ठोको।